हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रकाश को लेकर रहेगा, जिसको हम ऑप्टिकल साइंस भी कहते हैं, जो हमें लाइट यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन कराती है। उससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हमने कवर किया था ऊष्मा के मात्रक, तापमान मापने के तापमापी और उनके मात्रक, जिसमें हमने सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी रेंज भी कवर की थी। उसके बाद हमने ऊष्मा कैसे प्रसार करती है, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, जिसमें 3 विधियाँ होती है, चालन, संवहन और विकिरण। उसके बाद हमने कुछ नियम पढ़े थे, जिसमें आता है न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ्स लॉ एंड स्टीफन्स लॉ। इसके बाद हमने गलनांक, हिमांक, क्वांथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कवर किए थे। इसके बाद हमने गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण, आपेक्षिक आर्द्रता और ऊष्मागतिकी के नियम कवर किए थे। जिसका ऊष्मा और ताप का टॉपिक क्लियर नहीं है तो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये मेरी फिजिक्स सीरीज़ का 13वां वीडियो है। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूँ और ये सभी वीडियो मैंने लुसेंट जी के बुक से कवर की है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रकाश को लेकर रहेगा। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, ये कैसे गमन करता है और इसके क्या क्या नियम है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये चैनल है जीके एजुकार्ड, ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ से बनाया ताकि जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो अच्छे से तैयारी कर सके, उनके कुछ कोई भी डाउट है वो मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रकाश यानी कि लाइट एनर्जी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट जिसको बोला जाता है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, उसके रूप में संचारित होती है, ये ट्रेवल करती है। जब सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो वो एक ऊर्जा है, किसके रूप में चलते हुए? ये चलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और प्रकाश का जो ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होता है, यानी हम आंखों से ही प्रकाश को देख सकते हैं। यानी जो भी रंग हम देखते हैं वो किसके कारण संभव हो पाता है? वो संभव हो पाता है प्रकाश के कारण। नेक्स्ट है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। जैसे इस वीडियो में दिखाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लास्ट में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमें जो तरंगे जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें बताता है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज कवर करता है। इसमें हमारा जो प्रकाश है वो विजिबल रेज की रेंज में आता है, जो कि 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर कहाँ तक है? 7800 एंगस्ट्रॉन तक। हमारा जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, जो कि 3900 एंगस्ट्रॉन है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 7800 एंगस्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारा जाता है सन 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। जो प्रकाश का कणिका मॉडल है, जिसका मतलब है कि प्रकाश जो है कण के रूप में ट्रेवल करता है, उसका जो नियम है वो किसने बताया था? दकार्ते ने। उससे ही स्नेल के नियम की उत्पत्ति हुई। स्नेल का नियम हम बाद में पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। सन 1678 ईस्वी में डच भौतिक विद क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो क्रिस्टियन हाइगेंस वैज्ञानिक थे, भौतिक के वैज्ञानिक थे, उसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का मतलब है कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, इसे ही तरंग सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद जो है 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने क्या किया था? व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उससे यह पता लगाया था कि प्रकाश के चलने की जो प्रकृति है वो तरंगवत है।
नेक्स्ट आ जाता है सन 1850 में फूको के द्वारा किए गए प्रयोग के द्वारा यह दर्शाया गया है कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और जल में कम होती है, और इस प्रकार से तरंग मॉडल की प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन ऑफ वेव मॉडल की पुष्टि हुई थी। प्रकाश तरंगे जो है निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, जो कि स्कॉटलैंड से थे, उसके द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, जिसमें ये बताया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचरित होता है, ट्रेवल करता है, और कहाँ पे, निर्वात में। निर्वात मतलब कि जहाँ पे वैक्यूम होता है, जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है। और मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे जो है परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय अक्षेत्रों से संबंधित होती है, यानी कि प्रकाश की तरंगों में विद्युत अक्षेत्र भी पाया जाता है और चुंबकीय अक्षेत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील विद्युत अक्षेत्र समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए जो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, इसको ही प्रकाश चुंबकीय सिद्धांत बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोली जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। प्रकाश के गुण कौन से हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और प्रकाश का ध्रुवन, ध्रुवन मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये कुछ प्रकाश के गुण हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के द्वारा दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है कि ट्रांसवर्स नेचर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि प्रकाश के गमन करने की दिशा, उसका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा, और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा, ये तीनों दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स नेचर, यानी कि अनुप्रस्थ है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी उसमें भी ट्रांसवर्स नेचर पाया जाता है। प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश का ध्रुवन यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर जो है विद्युत और चुंबकीय दोनों अक्षेत्र पाए जाते हैं। इससे भी ये पता चलता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं करता, यानी प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जो प्रकाश की तरंगों से साबित नहीं होते, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। प्रकाश जो है फोटोन के रूप में गति करता है, और वास्तव में ये दोनों प्रभाव, कौन से दोनों प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत प्रकाश की कण की प्रकृति को प्रकट करते हैं, यानी प्रकाश के अंदर कणों की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश के अंदर कण प्रकृति भी पाई जाती है। वो क्या होती है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ही कण प्रकृति को बताता है। उसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के यानी पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करता है। इसे ही प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश के अंदर कण की प्रकृति भी होती है। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है, यानी प्रकाश की जो भी घटनाएं होती है या उसमें या तो प्रकाश की तरंग प्रकृति होगी या फिर उसमें प्रकाश की कण प्रकृति होती है। इसलिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति का बोला जाता है, यानी ये डुअल नेचर का होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है, ये सबसे पहले किसने बताया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जा सकता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपरिवर्तनांक पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश की चाल किस माध्यम से गुजर रही है ये उस पर डिपेंड करता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। जैसे कि निर्वात में किसी भी तरह का कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, यानी वैक्यूम में किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, कि इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में, जो कितनी होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। जिस माध्यम का अपरिवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है U = C/μ। तो यहाँ पे U क्या है, ये
माध्यम में प्रकाश की चाल है। जिस माध्यम में हम प्रकाश की चाल निकालना चाहते हैं उस माध्यम की प्रकाश की चाल को यू के द्वारा दर्शाया गया है। और म्यू जो है यहाँ पे अपवर्तनांक है, किस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में जिस माध्यम में प्रकाश गुजर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और सी बराबर है प्रकाश की चाल कहाँ पे, निर्वात में, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली आ जाती है प्रदीप्त वस्तुएं यानी लुमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उनको हम क्या बोलेंगे, लुमिनस बॉडीज यानी प्रदीप्त वस्तुएं जो अपने आप जलती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है सूर्य और विद्युत बल्ब। नेक्स्ट आ जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन लुमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के प्रकाश से जलती है, दिखाई देती है, जैसे कि मेज, कुर्सी, घर, पेड़ पौधे जो भी है। नेक्स्ट आ जाता है पारदर्शक वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाता है, यानी जिनमें प्रकाश जो आर पार हो जाता है उनको कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज। राइट साइड में आकर पे एक टेबल दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल यानी किस किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे लेफ्ट साइड में माध्यम दिया गया है और राइट साइड में बताया गया प्रकाश की चाल। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल बताई गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच के माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन तेल में 2.04 × 10⁸। जल में है 2.25 × 10⁸। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ और सेम ही नाइलॉन में है। निर्वात और जल इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की चाल से 25% कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अपारदर्शक वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश अगर गिरता है तो कुछ प्रकाश तो उसके आर पार हो जाता है लेकिन कुछ प्रकाश उसके अंदर अवशोषित हो जाता है। इस तरह की वस्तु को क्या बोला जाता है, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। जैसे तेल लगा हुआ कागज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक बॉडीज। जैसे नाम से पता चलता है अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनमें से प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब ट्रेवल करता है और उसके बीच में कुछ अवरोध आ जाता है तो जब उसके किनारों से मुड़ता है तो थोड़ा प्रकाश जो अवरोध की छाया में प्रवेश कर जाता है। इसको ही प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि घर के दरवाजे थोड़े खुले होते हैं, बाहर से जो प्रकाश आता है जो दरवाजे की जो पीछे की तरफ छाया जो होती है उसमें प्रकाश प्रवेश कर जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का बिखर जाना। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है। जब प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो वहाँ से जो प्रकाश जो है टूट के चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है उसकी जो वेवलेंथ है ज़्यादा होती है इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, वो किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ये सभी क्या है, प्रकाश के गुण है और ये सभी गुण हम किसके द्वारा पता चलते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण, प्रकाश की वेव नेचर के कारण। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई सरफेस होता है उससे जब प्रकाश की किरण टकराती है तो उससे टकराकर वापस लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के 2 नियम बताए गए हैं जिसमें कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे एक सरफेस है इससे प्रकाश की किरण टकराती है और वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराते हैं उसको आपतन बिंदु बोला जाता है और उसके ठीक परपेंडिकुलर उसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। ये तीनों क्या एक ही तल में होते हैं यानी एक ही साइड में होते हैं, इसके अपोजिट साइड में ये घटना बिल्कुल नहीं होती।
पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ये इसका आपतन कोण है जिसको इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, और ये इसका परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। ये दोनों कोण जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु की जो इमेज है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। किसी भी मिरर के सामने जितनी दूरी पर हम वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज बनती है। और ये जो प्रतिबिंब बनती है, ये जो इमेज जो बनती है वो काल्पनिक होती है, वस्तु के बराबर होती है, यानी जो वस्तु का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। और पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि वो जो इमेज होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। मतलब कि हमारा जो लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट होता है, और जो हमारा राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है, किसी स्पीड से दर्पण की ओर जाता है, उसे दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है उसकी जो इमेज दर्पण में बनेगी, शीशे के अंदर बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी, वो इमेज जो है 2v चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होगी, यानी उससे डबल चाल से वो हमें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से घूम जाती है। यानी ये एक मिरर है और इस पे एक इंसिडेंट रे टकराती है। अगर हम इस मिरर को थीटा एंगल पे घुमा देते हैं तो इसकी जो परावर्तित किरण है वो कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। यानी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में हम जब अपनी इमेज देखते हैं तो उस दर्पण का साइज, उस मिरर का साइज हमसे कम आधा होना चाहिए या उससे ज़्यादा। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जब 2 दर्पण इस प्रकार से आपस में झुके हुए हो, उनके बीच में जो थीटा बनता है उसके आधार पर हम इमेज की संख्या पता कर सकते हैं कि उन दोनों मिरर के अंदर कितनी इमेज बनेगी। जो थीटा एंगल इन दोनों दर्पण के बीच में बनता है 360 को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हमें वो एक सम संख्या मिल जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 360/θ-1। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया, यदि ये कोण 90 डिग्री का बनता है तो दोनों समतल दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब कितने हो गए, 360 को हम 90 से डिवाइड करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 प्रतिबिंब ही बनेंगे। और नेक्स्ट है, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 360/θ। वस्तु जो है दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक भाजक पर नहीं हो, यानी कि वस्तु दोनों दर्पण के बीच में बिल्कुल बीच में नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 को हम सिर्फ थीटा से डिवाइड करेंगे, उसमें से -1 नहीं करेंगे। जैसे कि 4 डिग्री कोण पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 360/40। 9 आया तो 9 ही आंसर है। अगर ये 10 आ जाता है तो हम उसमें से 1 माइनस कर देते तब 9 आ जाता। यानी कॉमन सी चीज़ ये है, अगर 360 को हम उस एंगल से डिवाइड करते हैं तो अगर हमारा उत्तर सम आता है तो उसमें से 1 माइनस करके उत्तर बताएंगे, अगर विषम आ जाता है तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी n बराबर 360/θ-1। अब तो उत्तर भी विषम संख्या में आया है, तो अब हमें यह चेक करना है कि जो वस्तु जो रखी है दोनों दर्पणों के बीच के समद्विभाजक बिल्कुल बीच में अगर रखी है, जैसे एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, और वस्तु ठीक इन दोनों के बीच में रखी है, अगर आंसर हमारा विषम संख्या आती है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। अगर समद्विभाजक वस्तु नहीं रखी है, इधर उधर रखी है, तब उसमें से 1 माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 डिग्री कोण पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/40 - 1। नेक्स्ट आ जाता है, यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्ण अंक के बराबर होती है, पूर्ण अंक के बराबर होती है। यदि उत्तर हमारा आ जाता है जैसे कि 4.5, तो उसका आंसर क्या होगा, 4। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो तरंग और कणों के रूप में ट्रेवल करती है, संचरित होती है, चलती है।
और उसकी जो तरंग दैर्ध्य उसकी जो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और प्रकाश में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, उसका अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन। ये सभी गुण किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्रोमटम सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, वो प्रकाश की कणों की प्रकृति के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रकाश जो है डुअल नेचर का होता है, यानी दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति मतलब उसमें कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी। और उसके बाद हमने कवर किया प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया, जिसमें हमने प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, जो कि खुद जलती हुई प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जो दूसरों के प्रकाश से जलती है, दिखाई देती है, वह अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। फिर हमने पारदर्शक वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, जैसे कांच और जल। उसके बाद हमने अर्ध पारदर्शक वस्तुएं पढ़ी, जिसमें जो कि प्रकाश में जिसमें कुछ प्रकाश जो है पार हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश जो है उस वस्तु के द्वारा सोख लिया जाता है। उसके बाद हमने अपारदर्शक वस्तुएं पढ़ी, जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो पाता, जैसे कि कोई धातु है, कोई सॉलिड चीज़ है। फिर हमने प्रकाश के कुछ गुण कवर किए, जिसमें प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि जब किसी अवरोध पर, किसी ऑब्स्ट्रक्शन पर प्रकाश पड़ता है तो वह उसके किनार पर थोड़ा मुड़ जाता है, वो प्रकाश का विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है, यानी प्रकाश जब किसी सरफेस पर, किसी सॉलिड सरफेस पर पड़ता है तो वो उससे वो टकरा कर वापस मुड़ जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद हमने कवर किया समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में। उसके बाद हमने प्रतिबिंब की संख्या कैसे काउंट करते हैं वो हमने अब लास्ट में कवर किया है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करिए, ताकि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।